हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। और पिछले क्लासेस में बेसिकली हम लोग ब्लड के बारे में देखे थे, तो ब्लड का बेसिक लेक्चर हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज की क्लासेस में हम लोग कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे, यानी ब्लड का कहानी शुरू हो चुका है। तो ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमको डिटेल स्टडी में करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग एक इम्पॉर्टेंट खूबसूरत सा टॉपिक ब्लड पार्ट 2, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के क्लास में कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है, ब्लड किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी बेसिकली ब्लड जो है वो दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। बेसिकली जो ब्लड है वो दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जबकि दूसरे को बोलते हैं कॉर्पिकल्स। क्या बोलते हैं? दूसरे को कॉर्पिकल्स। ठीक है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, सेकेंड को कॉर्पिकल्स या फिर कॉर्प्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ब्लड का बेसिकली दो कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज कॉर्प्यूल्स। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर बेसिकली दो चीज पाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है फिब्रिनोजेन और एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अब आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। आप लोग जैसे बेसिकली चाय पीते हैं, बहुत लोग तो चाय के अच्छा खासा आदी हैं। तो बेसिकली जो लोग चाय पीते हैं तो देखते हैं कि चाय में दूध या हल्का फुल्का पानी लोग मिक्स करते हैं, तो चाय में लिक्विड पार्ट क्या हो गया? दूध और पानी हो गया, और उसके अंदर चीनी, चाय पत्ती डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? चाय। तो जो चाय के अंदर लिक्विड वाला पार्ट था उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। चाय के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा। और जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पिकल्स। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है उस लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, जबकि सॉलिड वाले पार्ट को हम लोग कॉर्पिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कितना होता है। तो बेसिकली हमारे ब्लड में प्लाज्मा का संख्या जो है, प्लाज्मा का अमाउंट जो है वो 60% होता है, जबकि कॉर्पिकल्स का जो अमाउंट है वो कितना होता है? 40% होता है। ये वाला जो पार्ट है प्लाज्मा, ये आपका लिक्विड पार्ट होता है, ये आपका लिक्विड पार्ट होता है, जबकि ये कॉर्पिकल जो है वो आपका सॉलिड पार्ट होता है। कॉर्पिकल जो है वो आपका कैसा पार्ट होता है? सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए, ये 60% और ये हुआ 40%। अब थोड़ा सा हम लोग कहानी में नया चीज जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में एक पार्ट पाया जाता है, एंजाइम के रूप में काम करता है, जिसका नाम है फिब्रिनोजेन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिब्रिनोजेन का मेन काम क्या है। तो बेसिकली ये जो प्लाज्मा होता है, बेसिकली आप लोग ये जो प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा होता है? येलो होता है। ये जो आप लोग प्लाज्मा देख रहे हैं वो प्लाज्मा का बेसिकली कलर जो होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। लेकिन अगर प्लाज्मा में से हम लोग फिब्रिनोजेन को निकाल लेंगे, अगर प्लाज्मा में से हम लोग फिब्रिनोजेन को निकाल लेंगे तो इसका मतलब कि जो पहले पीला था वो धीरे धीरे और कम पीला होने लगेगा। मतलब जो पहले बहुत ज़्यादा पीला था वो धीरे धीरे अब उसका पीलापन और कम होने लगता है। और अगर इस प्लाज्मा में से हम प्रोथ्रोम्बिन को निकाल लें, अगर इस प्लाज्मा में से हम प्रोथ्रोम्बिन को निकाल लेंगे तो जो पहले गाढ़ा था वो धीरे धीरे पतला यानी पंचुचुर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि ये इसको गाढ़ा करने का काम करता था, जबकि ये इसके कलर को हल्का करने का काम करता था। अगर ये नहीं था तो कलर और हल्का हो गया, और जब ये था उसमें तो वो कलर भी उसका सही था और गाढ़ा भी प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा किया जा रहा था। तो बेसिकली इस प्लाज्मा में दो चीज होता है, एक का नाम है फिब्रिनोजेन और एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन जो है वो कलर के रूप में आता है, जो कलर को गाढ़ा करने का काम करता था, लेकिन इसको हटा दिए तो कलर और हल्का हो गया। जबकि प्रोथ्रोम्बिन जो था वो गाढ़ा करने का काम कर रहा था। अब बताइए, जब इस प्लाज्मा में से हम दोनों को निकाल लेंगे तो वो हल्का कलर का प्लस पंचुचुर दोनों मिलेगा। तो प्लाज्मा में जब ऐसा रूप मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली सीरम बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि सीरम का फंक्शन क्या है भाई,
तो सीरम का मेन काम है कि अगर हम लोग को कोई भी रोग के बारे में पता करना है तो डॉक्टर हमारे बॉडी से ब्लड तो निकालता है, लेकिन चेक करता है ब्लड के अंदर जो सीरम होता है ना प्लाज्मा के अंदर, उसके द्वारा किसी भी रोग के बारे में पता किया जाता है। ठीक है, कोई अगर कहता है कि चलो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं ये रोग हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा से सीरम निकाला जाता है, लिक्विड पंचुचुर पार्ट निकाला जाता है और उसी सीरम के द्वारा किसी भी रोग का आइडेंटिफिकेशन या फिर हम लोग पहचान करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट जा रहे हैं, कार्प्यूल्स। तो कार्प्यूल्स का 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स, और थर्ड का नाम है प्लेटलेट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आरबीसी है उसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम। तो आरबीसी को हम लोग बायोलॉजिकल नेम क्या देखते हैं, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को बेसिकली हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को हम लोग नया नाम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ल्यूकोसाइट के बढ़ने से या ल्यूकोसाइट के घटने से, मैं क्या बता रहा हूं, ल्यूकोसाइट के बढ़ने से यानी डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से या फिर डब्ल्यूबीसी के कम होने से एक रोग होता है जिसका नाम है कैंसर, ल्यूकोमिया, इसी से होता है। कैंसर होने का मेन कारण है बॉडी में डब्ल्यूबीसी का बढ़ना या फिर डब्ल्यूबीसी का घटना, इसके अमाउंट से होता है। तो डब्ल्यूबीसी का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जबकि प्लेटलेट्स का एक नया नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये सारा बायोलॉजिकल नेम है। आरबीसी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 50 लाख, और इसी को कहीं कहीं दिया गया है क्या, ज्यादातर यही दिया गया 5M का मतलब 5 मिलियन। आरबीसी की संख्या जनरली बॉडी में कितनी होती है, 50 लाख, इसको हम लोग 5 मिलियन के सेंस से समझ सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 10K का मतलब 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, 2 लाख, जिसका केमिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉर्प्यूल्स में ये दो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिला भी दिया जाए तो वो कभी भी आरबीसी का बराबर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी का संख्या सीधे 50 लाख और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 2,10,000 ही होगा। तो कॉर्प्यूल्स में सबसे ज्यादा लगभग 90 से 95% क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जो जीवन काल है वो टोटल 120 दिन होता है। बेसिकली अगर हम लोग आरबीसी का जीवन काल के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 120 दिन तक ये किसी भी बॉडी में जिंदा रह सकता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे तो वो कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, 4 दिन तक, और प्लेटलेट जो है वो 7 दिन तक। अब सोचो कि हमारे जीवन काल में तो बहुत बार 4 दिन, बहुत बार 7 दिन आता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद तुरंत मर जाता है। तो मरे हुए पार्ट को, मरे हुए सेल को खाने का काम कौन करता है, लाइजोसोम। तो इसके पास लाइजोसोम होता है, जिसको हम लोग, एक इंपॉर्टेंट बात फिर याद करोगे, लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैक ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। जितना भी मरा हुआ पार्ट, कब्रिस्तान में गया हुआ पार्ट, जो भी चीज आता है वो सारा को सारा इनगल्फ कौन कर लेता है, लाइजोसोम, ये अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के पास लाइजोसोम होता है जो मरने के बाद इसको अपने अंदर कैरी कर लेता है। लेकिन भाई आरबीसी के पास तो लाइजोसोम नहीं होता है, आरबीसी के पास लाइजोसोम तो नहीं होता है। 120 दिन के बाद तो ये भी डेट करेगा ना। तो जब आरबीसी के पास लाइजोसोम नहीं होता है तो ये अपने ही पार्ट पे, जहां पे ये फॉर्म होता है वहीं पे मर जाता है और उसको कैरी बैक करने का काम करता है कौन, स्प्लीन, प्लीहा तिल्ली। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग जाने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। यानी आज के क्लास में हम लोग समराइज वे में क्या देखें कि जो ब्लड का कंपोनेंट है वो बेसिकली 2 चीज से मिलकर बना था, प्लाज्मा और कार्प्यूल्स, और इसके बारे में हम लोग डिटेल व्यू देखें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में सबसे ज्यादा
मात्रा किसका होता है, तो अगर ब्लड के कंपोनेंट में पूछेगा तो आप प्लाज्मा बोलोगे 60%, लेकिन अगर पूरे पार्ट को लेके पूछेगा तो सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी का, जो कितना होता है 50 लाख होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल में देखने जाएंगे। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक आरबीसी। ठीक है, आज का मेन क्लास रहेगा आरबीसी। चलिए जल्दी से हम लोग एक टॉपिक फिर देख लें जिसका मेन नाम क्या है, आरबीसी। अब जैसे ही आरबीसी के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो पहला बात कि आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स। आरबीसी के बारे में पहला बात हम लोग क्या सीखे कि आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेड ब्लड कॉर्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आरबीसी का एक बायोलॉजिकल नेम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। और आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना दिन होता है, 120 दिन तक होता है। तीसरी बात, अगला इंपॉर्टेंट बात कि आरबीसी के पास किसी प्रकार का कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अभी आपको बताया कि आरबीसी के पास किसी प्रकार का कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आरबीसी 120 दिन के बाद अगर डेड कर जाता है तो स्प्लीन ही आके इसको क्या करता है, कैरी बैक करता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है भाई, सर्कुलर गोल होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, गोल होता है। अब गोल का मतलब कैसा समझो, समझिए आप लोग, तो गोल का मतलब कि जैसे लिट्टी आप लोग बनाते हो ना, लिट्टी गोल वाला, ऐसे बना के उसको चिपटा कर दो। गोल होता है, गोल ऐसे बना के फिर उसको चिपटा कर दो, गोल बना के चिपटा कर दो, यही आरबीसी का शेप है। ठीक है, आरबीसी का जो शेप है वो सर्कुलर होता है और थोड़ा सा उसको बीच में चिपटा कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे आरबीसी का जो शेप होता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं आरबीसी का जो शेप होता है वो शेप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की अमाउंट जो होती है, संख्या जो होती है वो चेंज होने लगती है। तो यहाँ पे लिख देना कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, हाइट पे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे साइज जो होता है, यहाँ पे साइज जो होता है वो साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। साइज क्या होने लगता है बाबू, इंक्रीज। अभी क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी के पास किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के पास किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कहने का मतलब किसी प्रकार का इसके पास केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक का मतलब क्या है कि जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसी के पास ना डीएनए और आरएनए होगा, तो इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं। तो जब भाई इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी नहीं होगा। तो अगर कोई बोल रहा है ना कि चल तुम्हारा ब्लड निकालते हैं, इससे तुम्हारा डीएनए पता चल जाएगा, तो वो तुमको बौरा बना रहा है, वो तुमको पागल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आरबीसी के पास डीएनए न्यूक्लियस नहीं है, और जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि इस ब्लड में, कॉर्प्यूल्स में सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, जो कितना परसेंट होता है, 95%।
इस आरबीसी में, आरबीसी का मतलब कि पूरे कॉर्प्यूल्स में देखे थे ना, डब्ल्यूबीसी जो था व्हाइट ब्लड सेल्स टोटल कितना था 10 के 10,000, ठीक है, और प्लेटलेट्स कितना था 2 लाख। तो दोनों को मिला के ही बात करेंगे तो कभी भी 50 लाख वाला तुलना में तो आ नहीं पाएगा। तो इसको आप यहां से याद रखोगे कि ये कॉर्प्यूल्स का लगभग कितना परसेंट होता है, तो 95%। अगर किसी भी इंसान में आरबीसी की कमी आ जाएगी, अगर किसी भी इंसान में आरबीसी की कमी आ जाएगी तो वहां पे एक रोग होता है जिस रोग को हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। अगर आरबीसी की कमी आती है, आरबीसी की अगर कमी आती है तो उसके चलते एक रोग होता है, उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। मान लो कि अगर ब्लड है, ब्लड कम हुआ तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो हेमोग्लोबिन कम, हेमोग्लोबिन कम तो आयरन का मात्रा कम। इसका मतलब कि उसके पास एक रोग जनरेट हो जाएगा जिस रोग का क्या नाम है, एनीमिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात था जो हम लोग किसके बारे में बात किए, तो टोटल हम लोग बात किए आरबीसी के बारे में। जल्दी से इसको आप लोग लिख लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और फिर बढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आज का क्लास हम लोग का आरबीसी तक ही रहेगा और कल हम लोग फिर पुनः वही इनर्जेटिक मूड में बात करेंगे, किसका, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद ब्लड क्लोटिंग और अगला लेक्चर जो अपलोड होगा उसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे वो ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय और जय हिंद, धन्यवाद।